Just please. तो हितेश तैयार हैं आप? हाँ सर तैयार है। कंफर्टेबल है? यस। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू शुरू किया जाए। बिल्कुल सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए जिसके आधार पर आपका इंटरव्यू लिया जा सके। सर मेरा नाम रितेश कुमार यादव है जी। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई काशी इंग्लिश विश्वविद्यालय से 2012 में किया है। तत्पश्चात मैं CAG में एज ए डिविजनल अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत माइनर इरिगेशन डिवीजन अकोला डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग है। मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना और न्यूज़पेपर पढ़ना है सर। इरिगेशन डिपार्टमेंट में माइनर इरिगेशन डिवीजन सर। और कुछ बताना चाहेंगे? बाकी से मेरी जो प्राथमिक पढ़ाई है मेरे गांव से हुई है, बिहार से हुई है। और उसके बाद 12th की पढ़ाई सर मेरी बनारस से हुई है। उसके अलावा सर हॉबी और इंटरेस्ट सर। ठीक है, आपने कहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यस वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यस। तो इसको हिंदू कहना कितना तर्कसंगत है? सर एक्चुअली हिंदू कहना संगत इसलिए है कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं होता है। और जिस उसके जो संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, तो वो उनका मतलब जब उन्होंने इसका स्थापना किया था तो एक तरह से जो भी धार्मिक शिक्षाएं वगैरह दी जाती हैं उस पर्पज से किया गया था। लेकिन उनका ये भी पर्पज नहीं था कि हम इसको किसी तरह का कम्युनल कलर दें। और जहाँ तक सर हिंदू एक ऐसी रिलीजन या सनातन धर्म है जो कि हर एक तरह के कल्चर हर एक तरह के रिलीजन को अपने में समाहित करता है। तो इस तरह से कोई रिलीजियस कोनोटेशन उस पर्टिकुलर टर्म से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू टर्म है सर नहीं मिलता है। तो इस आधार पर सर हम कह सकते हैं कि तर्कसंगत है सर उसको रखना सर। अच्छा, बनारस घूमा आपने? जी सर। बनारस घूमा कि नहीं आपने? बिल्कुल सर घूमा है ना। तो अगर हम इतिहास के पर्सपेक्टिव से देखें और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं, तो बनारस में क्या दिखाई देगा? सर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में थोड़ा देखने की कोशिश करें। सर नॉर्थ साइड में जो बनारस का है सर, वहाँ पे जो बुद्धिज्म से सारनाथ वगैरह है, तो वहाँ पे उसका बुद्धिज्म का इम्पैक्ट दिखता है। फिर जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो फिर जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय या सेंट्रल हिंदू स्कूल, तो थोड़ा सा हिंदुइज्म का इम्पैक्ट पड़ता है। जो सदर्न साइड है बनारस का लिटिल बिट इंडस्ट्रियलाइज्ड भी है क्योंकि DLW लोकेटेड है। और बाकी सर जहाँ तक घूमने फिरने और रिलीजियस से कि हिंदू धर्म से रिलेटेड जिसका से विश्वनाथ टेम्पल हो गया, हनुमान टेम्पल, सर्कट मिशन टेम्पल हो गया, तो ये हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज़ें सदर्न साइड में बनारस के ज़्यादा पाई जाती हैं सर। और एजुकेशनली भी सदर्न साइड जो बनारस का है थोड़ा हमें रिच दिखता है बिकॉज नदर्न साइड में केवल एक विश्वविद्यालय है और सदर्न साइड में 4 विश्वविद्यालय आज अपना हुआ है सर। अच्छा, एक कहावत है बनारस के बारे में कि बनारस में गंगा उलट वाहिनी बहती है, सुना है आपने? हाँ सर। तो क्या ये क्यों गंगा उलट वाहिनी बनारस में है? सर नॉर्मली जो सर गंगा का जो प्रवाह है सर वो लगभग हर एक जगह सर पश्चिम से पूर्व की तरफ है, लेकिन वहाँ पे सर दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो क्यों ऐसा? उसका कोई रीजन है पर्टिकुलर? सर कुछ पर्टिकुलर रीजन तो अभी मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है। हो सकता है सर कुछ जोग्राफिकल फैक्टर या कुछ रॉक वगैरह से संबंधित कुछ चीज़ें रही हो जो कि उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट की होंगी गंगा के, थोड़ा डायरेक्शन में उसके चेंज होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, साइकोलॉजी आपका ऑप्शनल भी रहा है, ग्रेजुएशन भी साइकोलॉजी से आपने किया हुआ है, तो अच्छा BHU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से किया हुआ है आपने, तो आपसे अपेक्षाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। हाँ, और तो एक सेंसेशन टर्म होता है, ठीक है, और मीडिया आजकल बहुत पैदा कर रही है सनसनी, ठीक है ना। तो कैसे इस मीडिया की जो सनसनी है इसमें शायद वास्तविक खबरें दब जाती हैं, तो आपने ह्यूमन बिहेवियर भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सेंसेशन ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करता है। तो जनता को अगर सही जज करना हो क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है और उसको सेंसेशन से बाहर निकालना हो, तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए?
सर पहला प्रयास तो हमें कर सकते हैं कि जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में जा रही हैं दैट नीड्स टू बी फिल्टर्ड, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी में लोगों को परोसी जा रही हैं, तो कम से कम जो इन्फॉर्मेशन हो फिल्टर्ड हो, जो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन हो वो लोगों के पास लोगों को ना दी जाए। यही सर हम कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स भी इसके लिए ले सकते हैं। और बाकी सर साइकोलॉजी एज ए साइकोलॉजिस्ट पूछा जाए तो हम इन चीज़ों का सर हेल्प ले सकते हैं उसकी। तो इन्फॉर्मेशन फिल्टर करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो लोगों का बाधित होगा? सर बिल्कुल सर, अगर हम इस तरह का अगर स्टेप लेते हैं तो बिल्कुल सर आर्टिकल 19 का वायलेशन होगा। लेकिन फिर भी सर हमें जहाँ तक लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए करना पड़े, तो मेरे हिसाब से सर लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए, और अगर इंफॉर्मेशन को अगर समाज में इस तरह की विकृति अगर ला रही है तो करने में से कोई हर्ज नहीं है सर। अच्छा, दो चीज़ें। पहली चीज़ ये कि साइकोलॉजी से आपने क्या सीखा, और दूसरी बात ये कि जो कुछ आपने सीखा है उसको प्रशासन में आप आ रहे हैं तो प्रशासन में कैसे प्रयोग में लाएंगे? सर साइकोलॉजी करके जैसे जो भी हमारी चीज़ें कैसे अपने इमोशन को रेगुलेट करें, कैसे अपनी मोटिवेशन के साथ साथ जो अदर्स जो हमारे कलीग्स हैं या जूनियर्स हैं उनके मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करना, कैसे हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने संयम को बना के रखना है, ये सब चीज़ें हम सर साइकोलॉजी पढ़ के सीखे हैं। दूसरी बात सर रहा साइकोलॉजी का आप हमारा यूज कैसे करेंगे, तो सर पहला है कि हम साइकोलॉजी पढ़ के कुछ चीज़ें ऐसी जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जाने, जैसे किसी के इमोशन को कैसे हमें कंट्रोल करना है, तो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ रहा सर कैसे क्राउड को मैनेज करना है, भीड़ को कैसे, भीड़ की जो क्या साइकोलॉजी होती है उसको कैसे मैनेज करना है, ये सीखेंगे हम। दूसरी बात जो हमारे एम्प्लॉई हैं जो काम, कुछ ऐसे एम्प्लॉई हैं जो काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो वहाँ पे सर हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल लगा करके और बाकी जो उनको कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर दे करके कुछ माइल्ड पनिशमेंट या उनको रिवार्ड दे करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं सर। तो आपने हाइजेनबर्ग की बात की, तो हाइजेनबर्ग का जो 2 फैक्टर थियरी है वो क्या है? सर एक्स एंड वाई फैक्टर है, उसमें एक फैक्टर के अनुसार हाइजेनबर्ग बोलते हैं कि जो ह्यूमन नेचर होता है, जो काम नहीं मतलब अभी से थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूज। हाइजीन थियरी सुना है? यस सर। हाइजीन क्या, उसका हाइजीन वाला जरा एस्पेक्ट बता दीजिए। सर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं सर जो कि हमारा जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है उसके लिए जरूरी होते हैं, उनको हाइजीन फैक्टर बोलते हैं। एक होता है सर मोटिवेशनल फैक्टर, या मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ सर, वो सर हमारा जो इंटरनल मोटिवेशन है सर उसके लिए अच्छा, इन्हीं के रेस्पेक्ट में एक और थियरी आई थी अब्राहम मैस्लो की, पिरामिड थियरी। वो पढ़ा है आपने? यस। क्या है पिरामिड थियरी? सर उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दिया हुआ था। उनके अनुसार ये है कि जब कोई पर्सन हायर लेवल ऑफ नीड्स को अचीव कर लेता है तो उसके बाद जो लोअर लेवल ऑफ नीड्स हैं उनको अचीव करने के बाद हायर लेवल ऑफ नीड्स को अचीव करता है। जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को अचीव करने के बाद लव नीड, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो उसकी अंतिम सीढ़ी, अंतिम पायदान होती है, वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करता है सर। तो अंतिम लक्ष्य होता है सर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना खुद को सर। तो आपने अपने आप को कभी सेल्फ एक्चुअलाइज किया? सर अभी तक तो हमें जैसा जो अपने बारे में फील करता हूँ कि अभी तक हम उस नीड में नहीं पहुँच पाए हैं जो वो जो हायर लेवल ऑफ नीड है। तो अभी तो नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है सर उसके उतना जाने मतलब बहुत कम ही लोग रेयरेस्ट लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, बट प्रयास करेंगे से जितना हो। अच्छा, आपकी अपनी फिलॉसफी, सॉरी आपकी अपनी साइकोलॉजी क्या है? सर मेरी खुद की साइकोलॉजी है कि मैं मैक्सिमम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, मतलब मेरा एक तरह से प्रो सोशल बिहेवियर शुरू से रहा है, तो मैं मैक्सिमम लोगों का हेल्प करने का प्रयास करता हूँ। और पिछले 6-7 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। तो जहाँ कब से आप कर रहे हैं? सर एक्चुअली मेरा सिलेक्शन ग्रेजुएशन के 10 बाद हो गया था। अच्छा, मतलब 12 के बाद हो गया था? हाँ, 2013 में हो गया। 2013 से ठीक है। लेकिन सर मैं ज्वाइन थोड़ा लेट से किया, 2016 में ज्वाइन किया सर। अच्छा, एक साइकोलॉजी में हम लोग परसेप्शन चेंज पढ़ते हैं। बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार में जब से बिहार का विभाजन हो गया है, बालू, बाढ़ और बलवा बचा है। जनरली एक परसेप्शन बना हुआ है।
और साइकोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं और बिहार सरकार कहती है कि भाई देखो आप पढ़े लिखे आदमी हो, साइकोलॉजी वाले हो, इस परसेप्शन को हमें चेंज करना है और बिहार को एक समृद्ध प्रॉस्पेरस स्टेट के रूप में लोगों के सामने स्टेब्लिश करें, तो कैसे आप चेंज करेंगे उस परसेप्शन को? सर कुछ हद तक लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि बिहार शुरू से एक प्रॉस्पेरस स्टेट रहा है और आज भी है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ ये है सर कि कुछ ऐसी हमारा जो बिहार का जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है जो बिहार को डिसएडवांटेज किया है। अदरवाइज अगर हम बिहार के रिसोर्सेज का यूज करना चाहें, जैसे कि हमारे यहाँ जो बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको अगर उसके जो भी पोटेंशियल उसको अगर प्रॉपरली हार्नेस किया जाए तो उससे हम बिहार को कर सकते हैं। सेकेंड सर वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है बिहार का, तो उसको हम प्रॉपरली अगर मैनेज करें तो ऐसा नहीं है कि सर हम बाकी अन्य जो डेवलप्ड स्टेट हैं वो उनको हम मीट नहीं कर सकते हैं, बट सर उनको बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या रोड मैप तैयार कर सकते हैं? आपने कहा रिसोर्सेज हैं, तो क्या रिसोर्सेज हैं और उस रिसोर्सेज से कैसे बिहार को डेवलप कर सकते हैं? सर अगर हमें अपॉर्चुनिटी बिहार को अगर मिला अगर करने को, तो हम सर बिहार को 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट एक सर जो बिहार का नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वहाँ पे जो शुगर इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ पे हम सर जैसे इथेनॉल प्लांट वगैरह का इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। दूसरा सर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है बिहार का, वहाँ जैसे मखाना इंडस्ट्री वगैरह है उसको हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे। और सर जो रीजन साउथ वेस्टर्न, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये सर मिनरल रिसोर्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री होगी या उसके अलावा सीमेंट फर्टिलाइजर फैक्ट्री, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज उसके लायक हैं। इस तरीके से हम सब विकसित करने का प्रयास करें। बिहार में एक बड़ी समस्या मजदूरों का पलायन है। जितना आप काम बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे काम हुए भी हैं, इसके बावजूद वहाँ से अधिकांश आबादी माइग्रेट करके बाहर जाती है। और हम देखें तो भारत के इवन की वर्ल्ड लेवल पर जितने अच्छे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उसमें से अधिकांश बिहार से आते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज बिहार का है, वो बिहार के बाहर निकल करके इंडिया के डेवलपमेंट में, इवन की वर्ल्ड के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो वो बिहार के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दे रहा है? सर आपकी बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि आउट ऑफ बिहार जा करके लोग अच्छा कर रहे हैं। तो सर इसके पीछे सर 2-3 कारण ये हैं कि पहले पॉपुलेशन का सर इतना बर्डन है कि लोग वहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और सर कुछ पिछले सरकार के टाइम में कुछ जो मिस गवर्नेंस हुआ, तो इसके कारण भी लोगों का पलायन हुआ। लेकिन सर बीच में नीतीश कुमार के गवर्नमेंट के आने के बाद सर बहुत सारे ऐसे काम हुए, जिससे कि धीरे धीरे जो बिहार के जो वाइट कॉलर जॉब के लोग हैं वो बिहार में रह के काम करना पसंद कर रहे हैं। और सर जैसे कि बिहार में जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016-17 में आई है, तो उससे इन्वेस्टमेंट भी जो बिहार के लोग बाहर में रह रहे हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट आओ बिहार देखें, या कुछ एक स्कीम चली है सर, उसके अंतर्गत लोग आकर के इन्वेस्टमेंट सर बिहार में कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सर बिहार में लोग अब बाहर से बिहार में आ रहे हैं, और गवर्नमेंट भी सर इंफ्रास्ट्रक्चर या टूरिज्म चीज़ों को लेकर के प्रमोट कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर आने वाले कुछ टाइम में बिहार में जो चीज़ें पलायन हो रही हैं, हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा आपने नीतीश सरकार का नाम लिया कि नीतीश सरकार कुछ अच्छा कर रही है, तो क्या लगता है कि नीतीश सरकार के पहले की जो सरकारें थी बिहार की, उन्होंने अच्छा नहीं किया? सर कुछ चीज़ों में उन्होंने भी अच्छा किया, जैसे कि सोशल जस्टिस के नाम पे उन्होंने जो किया, थोड़ा सा वो हमें अच्छा लगता है कि हाँ उन्होंने अच्छा काम किया था उस टाइम। जहाँ तक सर इन्वेस्टमेंट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सर ये थोड़ा वहाँ पे सर लैक गवर्नमेंट की, उसके बाद नीतीश गवर्नमेंट के आने के बाद इम्प्रूवमेंट सर हुआ। अच्छा, आप कैमूर से बिलोंग करते हैं? जी सर। कैमूर की तुलना रसिया के क्षेत्र से की जाती है, बताएंगे? सर रसिया के क्षेत्र से, हाँ सर मैं इस मुद्दे को लेकर अवेयर नहीं हूँ। अगर आप गेस करने के लिए सर बोलेंगे तो मैं गेस कर सकता हूँ सर। बेसिकली कैमूर जो है सर वो मेनली एग्रीकल्चर डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो
तो कब बना था, क्या बोला जिला कब बना था? सर 1991 सर, आई एम नॉट श्योर, 1991 सर। किससे कटा था? सर रोहतास से सर। अच्छा, ये जो रेड जोन में आता है क्या आपका क्षेत्र? जी सर। तो क्या क्यों रेड जोन में आता है ये? सर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है सर। कोई रीजन है उसका? सर जस्ट ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी विथ झारखंड। हाँ। और ये सर बॉर्डर एरिया है, 3-4 स्टेट वहाँ पे बॉर्डर, 3-4 स्टेट के का सब जंक्शन है वहाँ पे, यूपी और झारखंड। सर एमपी से भी थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं उसको, तो अच्छा। वो नक्सल्स के हाइड आउट के लिए सर एक अच्छा लोकेशन है, तो इस आधार पे सर हम। अच्छा, आपके यहाँ पे प्लेइंग बैडमिंटन है और रीडिंग न्यूज़पेपर। यस तो बैडमिंटन में लव होता है, यस क्या लव क्या होता है? सर इनिशियल जब गेमिंग होता है सर टॉसिंग के बाद, हाँ। तो उस पॉइंट को सर लव पॉइंट बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट से पहले वाली पॉइंट्स। आप श्योर हैं? सर नॉर्मली खेलते वक्त तो सर यही बोलते, बाकी सर कुछ अगर टेक्निकल होगा। अच्छा, लेट्स क्या होता है? जी सर। लेट्स, सॉरी सर, इस टर्म सर मेरे नहीं सर। अच्छा, न्यूज़पेपर्स थर्डली पढ़ते हैं कि कैसे दस्ते से? सर एक न्यूज़पेपर तो थॉरली पढ़ता हूँ, हाँ। द हिंदू, बाकी इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा, तो न्यूज़पेपर में एक जगह आप नीचे देखेंगे तो CMY के लिखा रहता है, कभी देखा है आपने? जहाँ सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है उसके नीचे CMY के लिखा रहता है। सर ध्यान नहीं दिया उसको सर। सर ठीक है। अच्छा, आपकी जॉब डिविजनल अकाउंट ऑफिसर है माइनर इरिगेशन में, तो आपका काम क्या है वहाँ पर? सर मैं वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं किसी अपने मतलब जो भी डिविजन्स होते हैं उनका एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर वहाँ पे सर मुझे काम करना होता है, और उसके अलावा मुझे वहाँ का अकाउंट मेंटेनेंस और बाकी जो अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको वहाँ पे टेक केयर करना होता है सर। तो अकाउंट कितने तरह के होते हैं? अगर हम भारत सरकार के एस्पेक्ट में बात करें तो कितने तरह के अकाउंट होते हैं? सर नॉर्मली तो सर अकाउंट जैसे कि कॉस्ट अकाउंट हो गया, मैनेजरियल अकाउंट हो गया। नहीं, कंट्री लेवल पे हम बात करें संवैधानिक तौर पर। सर बेसिकली सर 3 अकाउंट के बारे में बात की जाती है, हाँ। कंसोलिडेटेड हाँ। और पब्लिक अकाउंट, और सर तीसरा सर भी नाम बोल रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, आपने इसमें मेडल और प्राइज हम देख रहे थे, तो NCC आपने किया होगा, तो और एल्क्यूशन में क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं? सर इट्स लाइक ए डिबेट। हाँ हाँ, ठीक है। बट उसमें सर मतलब डिबेट से थोड़ा सा ये अलग होता है, क्योंकि डिबेट में सर बहुत सारे लोग उसमें अपने डाइवर्स पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं। हाँ, ठीक है। एलोकेशन में सर ऐसा नहीं है। और डिस्कशन और डिबेट में और एलोकेशन में क्या डिफरेंस मान सकते हैं? सर डिबेट मीन्स कि दो लोग होते हैं सर, एक फॉर में एक अगेंस्ट बोलने वाले होते हैं, उसको डिबेट सर बोलते हैं। सर एलोक्यूशन में हम दोनों पक्ष को अपने रख सकते हैं सर, और डिस्कशन में सर किसी पर्टिकुलर कंसेंसस पे पहुंचने के लिए सर हम डिस्कशन यूज करते हैं, लेकिन सर मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ इसमें, तो एक बार मैं देख लूँगा सर। ठीक है। अभी चूँकि आप अकाउंट सेक्शन से भी हैं, और रिसेंटली कल वाले न्यूज़पेपर में भी आज भी आपने देखा होगा कि हमारा GST का जो कलेक्शन है वो इस बार सबसे अब तक का हाई है। यस। तो क्यों ऐसा इस बार इतना हाई हो गया? सर नॉर्मली मार्च मंथ में सर अकाउंट क्लोजिंग होता है। हाँ। तो बाकी जितने प्रीवियस ड्यू होते हैं लोग पेमेंट करके क्लोजिंग करते हैं, तो उस हिसाब से इस महीने में सर GST का कलेक्शन। और कोई मेजर चेंज हुआ है इसमें, वो बता सकते हैं जिसकी वजह से इतना हाई गया है? सर मेजर चेंज ख्याल नहीं आ रहा है सर। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो है मोदी जी अभी यूरोप की यात्रा में गए हैं। जी सर। ठीक है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। जी सर।
तो हाइड्रोजन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो 3 तरह के हाइड्रोजन एनर्जी की बात होती है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ये बता सकते हैं तीनों क्या होता है? सॉरी ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से फिलहाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, कुछ राज्य इसका समर्थन कर रहे हैं, आपके राज्य के मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो आपका क्या ओपिनियन है कि यूसीसी या समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर मेरा मानना है कि हमारा जो कंट्री है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, हम कुछ सेक्शन को लेकर के तो यूसीसी ला सकते हैं, बट सिर्फ ट्राइबल है, ट्राइबल की अपनी इनहेरिटेंस का लॉ है, उनका अपना एक उनके कल्चर को प्रिजर्व करना भी जरूरी है। तो उनके राइट्स या उनके जो कल्चर है उनको अगर ध्यान रखते हुए अगर बात करें तो थोड़ा सा अगर यूसीसी लाना, अगर उनको उनके राइट को ध्यान में रखते हुए हम लाते हैं तो मेरे हिसाब से सर अच्छी बात है। और जहाँ तक सर यूसीसी की बात है तो जैसे हमारे कंट्री में सिर्फ फीमेल को लेकर के बहुत सारी चीज़ें, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया मुस्लिम में, हिंदू में भी बहुत सारे जो इनहेरिटेंस के लॉ है उसमें ज़्यादा मेल ओरिएंटेड है, तो अगर सर आता है इस हिसाब से तो यूसीसी सर फायदेमंद होगा। बट हमें ट्राइबल की भी उनको राइट या उनके कल्चर को प्रिजर्व करना है, तो बैलेंस बना के अगर लाते हैं सर तो बेटर होगा सर, यूसीसी बेटर होगा, बट सर हमें उनके भी चीज़ों को ध्यान में रख के ही लाना पड़ेगा सर। ये आपने बीचू से पढ़ाई की है और मदन मोहन मालवीय के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। शिक्षा के अलावा भी, शिक्षा के क्षेत्र में तो मालवीय जी की काफ़ी चर्चा है, लेकिन इसके अलावा भी कोई और फील्ड उन्होंने काम किया? जी हाँ सर, बिल्कुल। मदन मोहन मालवीय ने सर अखबार में, पत्रकारिता में भी उन्होंने काम किया, कुछ न्यूज़पेपर का संपादन उन्होंने किया। इसके अलावा वो हिंदू महासभा के एक्टिव मेंबर थे। उसके अलावा जो सर पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, तो खुद गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव होकर के पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए थे। तो शिक्षा के अलावा सर उन्होंने इन सब क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया है देश के विकास के लिए सर। और आम लोगों से, आम जनता के लिए क्या कुछ इस तरह से गांधी जो है वो आम जनता से भी जुड़े हुए थे, उस तरीके से मालवीय जी कोई आम जनता से कोई जुड़ाव था क्या? सर शिक्षा के क्षेत्र में तो था ही, इसके प्रति था उनका। बाकी सर हिंदू महासभा के वो मतलब एज अ मतलब हेड रहा है, मतलब उसके एक पैटर्न रहा है। तो आम जनता से मतलब कि अगर गांधी से तुलना करें अगर तो उस परिप्रेक्ष्य में सर गांधी की सर जो पॉपुलैरिटी अक्रॉस द नेशन या अक्रॉस द वर्ल्ड थी, लेकिन चूंकि मालवीय जी के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र से ज़्यादा उनका लगाव रहा, तो जो भी एजुकेशनिस्ट या उस टाइम के जो पत्रकार हुए हैं वो जो रहे हैं, मतलब वही उनको उस टाइम वही उनकी पॉपुलैरिटी रही। बाद में सर जब बीएचयू ने नेम फेम किया तो मालवीय जी और सर पॉपुलराइज हुए। हालांकि सर उस टाइम भी बहुत एक प्रोमिनेंट लीडर्स थे सर। 1999 बीएचयू की स्थापना से मालवीय लोकप्रिय हो गया कि मालवीय पहले से? सर पहले से भी लोकप्रिय थे सर, लेकिन बाद में सर और ज़्यादा उनको प्रोमिनेंस मिला। ये बताइए कि वाराणसी जो है वो हिस्टोरिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे संत भी हुए हैं, जैसे आप जो है वो तुलसी को देखिए, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, रामानंद को देखिए। उसी पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे संत भी हैं जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा रही है, जो वाराणसी से रिलेटेड विगत वर्षों के 1 ईयर के भी दिन उनका नाम बता सकते? 2 सेकेंड सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर नाम का। ठीक है, ये बताइए कि आप महाराष्ट्र में भी वर्क कर रहे हैं।